ओके, तो हम लोग रिएक्टिविटी पर हम लोग बात कर रहे थे। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। एक एटम ने दूसरे एटम के साथ रिएक्शन किया तो मॉलिक्यूल बना। एटम एटम इंटरेक्शन था, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, मॉलिक्यूल बना। एक मॉलिक्यूल ने दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन किया, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक इंटरेक्शन। एक न्यूक्लियोफाइल है, एक दूसरा इलेक्ट्रोफाइल है, उसके साथ इंटरेक्शन किया, ये बना मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो इनके बीच में जब बॉन्ड हुआ होगा तो ये तो सिंगल बॉन्ड बना होगा, या तो डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। ये तीन तरह के बॉन्ड होते हैं। सिंगल बॉन्ड sp3 हाइब्रिडाइज होता है, यानी कि टेट्राहेड्रन 3D स्ट्रक्चर। ये होता है sp2 हाइब्रिडाइज, ये टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर हो गया इसका। sp2 हो गया प्लेनार, प्लेन की तरह, और ये लीनियर sp लीनियर। ठीक है, जैसा हम जानते हैं कि इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, इसमें सिग्मा एंड पाई है, और इसमें 1 सिग्मा 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। दिस इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड के बीच। तो जैसा हम एनर्जी सीक्वेंस के बारे में कल हमने डिस्कस किया था, सिग्मा पाई, यहाँ इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो पाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी के होते हैं, तो इसलिए ये ज्यादा रिएक्टिव है, कम एनर्जी है इसमें, इसलिए इसको सैचुरेटेड बॉन्ड्स भी बोलते हैं। ये अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स है क्योंकि इसके पास एनर्जी ज्यादा है, ये रिएक्शन कर सकता है। इसीलिए हमने एक स्पेसिफिक एडवांटेज दिया था, डबल बॉन्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दे देता है। सो हाँ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, या सिंपली हम एडिशन रिएक्शन भी देता है। यही इसका डबल बॉन्ड का टेस्ट है। मतलब सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में अगर हम टेस्ट की बात करें तो ये उसका स्पेसिफिक टेस्ट है कि ये एडिशन रिएक्शन दे देता है। ओके, तो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में अगर हम बात करें, सिंगल बॉन्ड 3D स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। तो हम कार्बन और कार्बन की बात करें अगर, या कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन की बात करें, सिंगल बॉन्ड इनमें रहता है सब में मोस्टली। सिंगल बॉन्ड की खासियत है कि ये सिंगल बॉन्ड रूम टेम्परेचर पर मूव करता रहता है, घूमता रहता है, रोटेट होता रहता है, होता रहता है। सिंगल बॉन्ड रोटेट होता रहता है, इस रोटेशन को क्या बोलते हैं? कन्फॉर्मेशन। इसके घूमने में, सिंगल बॉन्ड के रोटेट करने में इसके डिफरेंट कन्फॉर्मर बनते हैं। कन्फॉर्मर, आइसोमर नहीं, कन्फॉर्मर। ठीक है, इसको बोलते हैं, इस स्टडी को कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस भी हम लोग बोलते हैं, तो सिंगल बॉन्ड का रोटेट होने से। ठीक है, अब हम पहले ये देखते हैं कि सिंगल बॉन्ड में कैसे इसका ओरिएंटेशन रहता है। तो हमने ये अभी देखा कि सिंगल बॉन्ड रूम टेम्परेचर पर रोटेट करता है, जबकि और नहीं, डबल बॉन्ड भी नहीं, ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं। ठीक है, सिंगल बॉन्ड ये क्या करता है? रोटेट करता रहता है। फाइन, तो इस सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह के दो क्लासिफिकेशन या उसको प्रोजेक्शन होता है। कैसे दिखा जाता है? एक तो डैश एंड वेज प्रोजेक्शन, जिसमें ये लाइन, सॉलिड लाइन हमें एक बॉन्ड की तरफ, मेरी तरफ, ये टुवर्ड्स मी, जहां मैं देख रहा हूँ, व्यूअर या तुम देख रहे हो हमारे साइड, तो इसलिए हमको ये डार्क दिख रहा है। ये हमसे दूर है इसलिए हमको ये वेज लाइन में दिख रहा है। हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंगल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि ये टेट्राहेड्रन है, 3D स्ट्रक्चर है सिंगल बॉन्ड, जहां पर डबल बॉन्ड प्लेनार स्ट्रक्चर है, प्लेन 2D। ठीक है, और ये लीनियर स्ट्रक्चर है ट्रिपल बॉन्ड। तो हम सिंगल बॉन्ड की बात करते हैं, ये 3D स्ट्रक्चर है। 3D में एक ऊपर और एक नीचे होगा,
उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास डैश एंड वेज प्रोजेक्शन होता है, जिसमें हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि हम यहाँ से देख रहे हैं और ये सॉलिड जो बॉन्ड है ये हमारी साइड है टुवर्ड्स व्यूअर, मेरी साइड, और ये हमसे दूर है इस लाइन। या हम इसको दूसरी तरह से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है, इसको हम जनरली इस तरह से डिफाइन करते हैं, ए बी सी डी ये है, इसमें कोई लाइन नहीं होती, इस तरह से ही डिफाइन किया जाता है। इसको माना जाता है ये जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है एच, हम याद रखने के लिए इसको हम बोल सकते हैं HIV, हॉरिजॉन्टल टुवर्ड्स माय व्यू, मेरी साइड, हॉरिजॉन्टल लाइन मेरी साइड है, यानी कि ये ए और सी को डिनोट कर रहा है कि मेरी साइड है, और बी और ए को अवेज, हमसे अवेज कर रहा है। इसीलिए हम कभी कभी ऐसा भी लिख देते हैं, जैसे आप ग्लूकोज में देख रहे होंगे OH इस तरह से लिखते हैं जनरली। तो ये लाइन रिप्रेजेंट करती है कि ये हमारी साइड है और ये अवे फ्रॉम अस, हमारे से दूर है, जो इसमें डैश और वेज में इस तरह से दिखाते हैं और फिशर प्रोजेक्शन में इस तरह से दिखाते हैं। इसका काम हमें अभी नहीं समझ में आएगा, इसका काम तब आएगा जब हम इसके बारे में कुछ और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये इसको दिखाने का एक प्रोजेक्शन है, कैसे हम देखते हैं सिंगल बॉन्ड को अगर इसमें इस तरह की चीजें हैं। क्योंकि सिंगल बॉन्ड होता है 3D ओरिएंटेशन, तो उसमें हमको रिप्रेजेंट भी 3D में करना होता है, या इसलिए प्रोजेक्शन डैश एंड वेज एंड फिशर प्रोजेक्शन। एक बार इसमें जीपैट में क्वेश्चन भी इसमें भी आया था, डायरेक्ट क्वेश्चन इसी का नहीं था, लेकिन वो R और S निकालने का था, लेकिन इस तरह से इसको इसमें कन्वर्ट करना था, इसको इसमें कन्वर्ट करना है, यानी कि इसमें बताना था कि हमसे अवे कौन सा है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन टुवर्ड्स मी ऑलवेज HIV, हॉरिजॉन्टल टुवर्ड्स माय व्यू, इसको हम लोग इस तरह से देखते हैं। ये तो सिंगल बॉन्ड देखने का होता है। अभी हमने देखा कि सिंगल बॉन्ड रोटेट करता है रूम टेम्परेचर पर, यानी कि अगर एक सिंगल बॉन्ड होगा कोई, ये यहाँ पर एक ग्रुप लगा होगा, यहाँ पर एक ग्रुप लगा होगा R1 और R2, और ये सिंगल बॉन्ड है, ये रोटेट कर रहा है। तो ये R2 और R1 कभी क्या होंगे, कभी एक साथ होंगे, कभी अपोजिट होंगे, पूरे दिन पूरे टाइम रूम टेम्परेचर जैसे ही एनर्जी मिलेगी, या रूम टेम जितनी भी एनर्जी होगी उसके पास मिलेगी उसको, तो वो वाइब्रेट करने लग जाएगा, और ये आपस में कभी इधर कभी उधर चलते रहेंगे। इस तरह से इसको बोलते हैं कन्फर्मेशन इन सबको। तो हम इस कन्फर्मेशन को देखते हैं इस तरह से, ये है कंपाउंड CH3, न्यूमैन प्रोजेक्शन है। एक तो हमने ऊपर पढ़ा डैश एंड वेज प्रोजेक्शन सिंगल बॉन्ड को दिखाने के लिए, दूसरा हमने पढ़ा फिशर प्रोजेक्शन, तीसरा है न्यूमैन प्रोजेक्शन। ये इसमें इस तरह दिखाते हैं, ये वाला कार्बन ये है और ये वाला कार्बन ये है, यानी दो कार्बनों को हम यहाँ से देख रहे हैं। हम कहाँ से देख रहे हैं, हम यहाँ से, यहाँ पर हमारी आंखें हैं, हम इससे इस तरफ देख रहे हैं, तो हमें ये दिखाई दे रहा है, और बैक वाला ये कार्बन है, इसके साथ एक CH3 जोड़ा है, इसके साथ जो ये है वो ये है, दूसरा वाला ये है, तो ये अब घूम रहा है, तो ये कभी साथ में रहेगा और कभी अपोजिट रहेगा। तो इस क्वेश्चन को, इस पोजीशन को जहां पर ये अपोजिट रहते हैं स्टेगर्ड फॉर्म बोलते हैं, यानी कि इसमें कम इंटरेक्शन है, S से स्टेगर्ड और S से स्टेबल। स्टेगर्ड इज स्टेबल क्योंकि इसमें इंटरेक्शन बहुत कम है, एनर्जी कम है, यानी कि स्टेबल फॉर्म है, यानी कि मोस्टली कंपाउंड इसमें रहता है इस फॉर्म में। ठीक है, और ये इसका सबसे जिसमें इंटरेक्शन सबसे ज्यादा है उसको बोलते हैं एक्लिप्स्ड, क्योंकि ये दोनों साथ हैं, यहाँ पर इनका इंटरेक्शन हो रहा है और एनर्जी जनरेट हो रही है।
जैसे हमने बताया कोई भी मॉलिक्यूल्स अपने स्टेबल फॉर्म में रहना चाहेगा, तो ये अपने आप ही उसका अपोजिट हो जाएगा, तो ये स्टेगर्ड फॉर्म में रहना लगेगा। ये क्वेश्चन अभी आपने देखा होगा यूपी कौन सा था वो एग्जाम, एक गवर्नमेंट का एग्जाम मैंने आपको दिखाया था, उसमें आया था विच वन इज लीस्ट एनर्जी फॉर्म, दैट इज स्टेगर्ड। सबसे कम इंटरेक्शन यानी कि स्टेबल फॉर्म है हमारी स्टेगर्ड फॉर्म। दिस इज द स्टेगर्ड फॉर्म, फाइन। दिस इज एक्लिप्स फॉर्म। तो ये घूमते घूमते रोटेट करते करते ये एक टाइम पर सबसे दूर चले जाते हैं, जहां पर इनके बीच में 180 का एंगल होता है, दैट इज स्टेगर्ड फॉर्म। 180 का एंगल, एक बार ये पास आ जाते हैं, इनका 0 डिग्री का एंगल हो जाता है, इसको हम बोलते हैं एक्लिप्स्ड फॉर्म। जहां पर दो साथ होंगे, ऑब्वियस सी बात है, उसमें इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्शन में एनर्जी होगी, एनर्जी तो कोई भी नहीं चाहता है, इसलिए ये स्टेबल फॉर्म नहीं होगी। तो ये सिंगल बॉन्ड के रोटेशन के से इस तरह की फॉर्म जनरेट होती है, इनको बोलते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, सिंगल बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड R1 और R2 ये रोटेट करते करते दो फॉर्म में चला जाता है। इसको हम जनरली न्यूमैन प्रोजेक्शन में देखते। छोटी से छोटी चीज आपको नोट डाउन करनी है, और क्योंकि वो किसी भी फॉर्म में आ सकता है। दिस इज एप्टीट्यूड टेस्ट, डायरेक्ट कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा, कहीं ना कहीं से आपको कोरिलेट करना होगा उसको। तो ये सिंगल बॉन्ड का रोटेट करता है, दैट इज कन्फॉर्मेशन। दूसरा होता है कॉन्फिगरेशन, ये डबल बॉन्ड में होता है। कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स सिस ट्रांस, वो रूम टेम्परेचर पर नहीं होते हैं, वो रूम टेम्परेचर पर नहीं होते हैं, उनके लिए हाई एनर्जी, अगर हमें सिस से ट्रांस में कन्वर्ट करना है तो हमें हाई एनर्जी चाहिए। ये सिस हो गया, दोनों तरफ एक मींस दोनों एक साइड, या इसको हम लोग जी भी बोलते हैं, जेड। अपोजिट है तो हम उसको ई भी बोलते हैं, या उसको ट्रांस भी बोलते हैं। ई तब जनरली तब बोला जाता है जब ग्रुप अलग अलग हो, R1 R2 अलग अलग चीजें हों। यहाँ पर जैसे सिस ट्रांस हम बोल सकते हैं अगर डबल बॉन्ड में, क्योंकि ये CH3 CH3। अगर यहाँ C2H5 होता है, एक CH3 होता, तो हम बोल देते ये एक जेड फॉर्म है और एक ई फॉर्म है। तो ये हो गए कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स, सिस ट्रांस या ई एंड जेड, जो कि रूम टेम्परेचर पर चेंज नहीं होते हैं। या ऐसा नहीं है कि सुबह सिस था शाम को ट्रांस हो गया, लेकिन स्टैगर्ड और एक्लिप्स चेंज होते रहते हैं, दैट इज कन्फॉर्मेशन। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स एंड कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स, या कॉन्फिगरेशनल एनालिसिस एंड कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस में क्या डिफरेंस है। एक तो वो रूम टेम्परेचर होता है कन्फॉर्मेशन, दूसरा कॉन्फिगरेशन रूम टेम्परेचर पर नहीं होता है। अगर सिस से ट्रांस तुम्हें कन्वर्ट करना है, तुम्हें इस बॉन्ड को ब्रेक करना होगा, डबल बॉन्ड को, पूरी केमिस्ट्री रिएक्शन करनी होगी। लेकिन आपको स्टैगर्ड से एक्लिप्स करना है तो वो रूम टेम्परेचर पर अपने आप ही होता है, बिकॉज ऑफ द सिंगल बॉन्ड। यानी कि सिंगल बॉन्ड रोटेट करता है क्योंकि इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि एक्सियल या उसको बोल सकते हैं लीनियर इंटरेक्शन करता है, जबकि पाई बॉन्ड जो इस तरह का इंटरेक्शन करता है, एक्सियल इंटरेक्शन, जिससे वो रोटेट नहीं कर पाता है। तो ये है कॉन्फिगरेशनल एंड कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स में डिफरेंस। कन्फॉर्मेशन सिंगल बॉन्ड में रोटेट होते हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड रूम टेम्परेचर पर रोटेट करता रहता है, और वो कभी स्टैगर्ड और कभी एक्लिप्स्ड फॉर्म में चलता रहता है। स्टैगर्ड मींस सबसे स्टेबल, जहां पर दोनों ग्रुप जो हिंडर्ड ग्रुप है उनके बीच में 180 डिग्री का डिफरेंस, 180 डिग्री का एंगल उनके बीच में होता है, उसको बोलते हैं हम लोग स्टैगर्ड फॉर्म। ये छोटी छोटी चीजें हैं, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ चलते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा रिकॉल कर रहे हैं, वरना ये तो 11th-12th में पढ़ा हुआ है, नॉट अ बिग डील। फाइन, तो ठीक है, ये सिस और ट्रांस हो गया, जो हमने ई और जेड यहाँ पर देख रहे हैं, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स, ई और जेड कॉन्फिगरेशनल, जो कि डबल बॉन्ड के थ्रू होता है। अब हम
सिंगल बॉन्ड पर हम बात कर रहे थे, सिंगल बॉन्ड रोटेट करता है और वो स्टैगर्ड और एक्लिप्स फॉर्म बनाता है। ये हम सिंगल बॉन्ड का ओरिएंटेशन देख रहे हैं, कैसा काम करता है। रिएक्टिविटी तो हम बाद में देख रहे हैं, पहले हम दिखता कैसा है इसकी बात कर रहे हैं। उस दिखने के लिए हमने प्रोजेक्शन पर बात किए थे, उसमें था फिशर प्रोजेक्शन या डैश एंड वेज प्रोजेक्शन, फाइन। तो इस तरह से हम लोग न्यूमैन प्रोजेक्शन में हमने स्टैगर्ड एक्लिप्स को देखा, कन्फॉर्मेशन को देखा। कन्फॉर्मेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन बोथ आर डिफरेंट। ओके, तो हम अब सिंगल बॉन्ड में आए हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा, ये R है, ये R1 है, R है और R1 है। सपोज एक कार्बन ऐसा है जिसमें एक R है, दूसरा R है, R1 है, R1, यानी कि दो सेम है, दो सेम है और ये दो सेम है, एक कार्बन पर अटैच है चारों। ठीक है, चारों सिंगल बॉन्ड है, फाइन। तो ये रोटेट होते रहेंगे, कभी एक्लिप्स कभी स्टैगर्ड फॉर्म बनते रहेंगे, दैट इज कन्फर्मेशन। अब मैं अगर क्या करूं, इन चारों को अलग अलग कर दूं, ये R, R1, R2 चारों फंक्शनल ग्रुप को अलग कर दूं और R3, R1, R2 ये R3 हो गया और ये R4 हो गया, चारों अलग हो गए फंक्शनल ग्रुप, यानी कि एक अल्कोहल हो गया, एक एसिड, अमीन और इधर के फंक्शनल ग्रुप। इस और ये कार्बन है। अब इसके अंदर सिंगल बॉन्ड के साथ साथ एक और क्वालिटी आ गई है, कोई बता सकता है वो क्वालिटी क्या है? कोई बता सकता है? सर आर एंड एस वाली, वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो रोटेट करते हैं वो। क्या बोलते हैं सर रैसमिक मिक्सचर। नो, बहुत आगे चले गए तुम। मेरा क्वेश्चन फिर से सुनो, ठीक है? एक कार्बन है, इस पर सिंगल सिंगल बॉन्ड है, चारों सिंगल बॉन्ड, ठीक है? तो ये रोटेट करते रहेंगे, कभी स्टैगर्ड का एक्लिप्स होता रहेगा, कन्फॉर्मेशन होता रहेगा इनका चीज। जैसे ही मैं इन चारों को अलग कर देता हूं तो इनके अंदर एक क्वालिटी आ जाती है, उसको क्या बोलते हैं? ये है मेरा क्वेश्चन। सर चारों और अलग कर देते तो इनकी मिरर इमेज सेम बन जाती है। क्या हो जाती है? मिरर इमेज सेम बन जाती है ना सर। कायरल हो जाता है, गुड। हाँ आकाश ने बहुत सही बात कही, कायरल हो जाता है, ठीक है? कायरल होने से सर वही मेरी बात को मॉडिफाई कर दिया ना। ना तुमने रेसमिक बोला, रेसमिक तो बहुत बात की बात है, कायरल हो जाता सर अभी मैंने ये भी तो बोला कि वो चारों जो होते हैं मिरर इमेज सेम हो जाती है। तो मिरर में तू तो इनन्स्यूमर की बात करने लगे, हम तो कायरल की बात कर रहे हैं, हम तो एक कंपाउंड की बात कर रहे हैं। कायरल में यही होता है ना, मिरर इमेज अगर सेम हो जाती है तो कायरल और अलग अलग हो जाती है तो ऐसा नहीं है, कायरल जरूरी नहीं मिरर सेम हो, या वो तो बात का क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले तो कायरलिटी आई उसके अंदर, ठीक है? कायरलिटी क्यों आई? क्योंकि ये अब ये एसिमेट्रिक हो गया है, इसके अंदर सिमेट्री खत्म हो गई। कायरलिटी क्या होता है, इसका मतलब क्या है? वो प्लेन पोलराइज लाइट को, कायरलिटी क्या है? प्लेन पोलराइज लाइट को डेविएट करने लगा, लेफ्ट या राइट में वो अभी बात नहीं कर रहा हूं। नाउ इट कैन रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट। जैसे ही मैं सिंगल बॉन्ड में मैंने वो चारों फंक्शनल ग्रुप बदल दिए, उसके अंदर एसिमेट्री आ गई, नॉट सिमेट्री, एसिमेट्री। सिमेट्री क्या होता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री तो बहुत बड़ी चीज हो गई, लेकिन जनरली हम समझते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, जैसे किसी भी कंपाउंड, मतलब एक भी अगर ग्रुप सेम होगा तो वो कायरल नहीं रहेगा, क्योंकि उसके अंदर सिमेट्री आ जाएगी। जैसे ही चारों अलग हो गए तो वो एसिमेट्रिक कार्बन हो गया, उसको हम जनरली डिसिमेट्रिक भी बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए, बट अभी आप एसिमेट्रिक नहीं रहे। चारों जैसे एटम अलग अलग हो गए, ग्रुप अलग हो गए, तो उसके अंदर एक ऑप्टिकल एक्टिविटी आ गई, एक अलग सी एक्टिविटी आ गई, जो हम कि ये प्लेन पोलराइज लाइट को ही अलग करने लग गया, रोटेट करने लग गया। तो अब उस एक्टिविटी पर हम बात करते हैं, वो हो गया ऑप्टिकल आइसोमर्स। कि ऐसा भी हो सकता है कि चारों अलग अलग हो, दूसरा कंपाउंड भी ऐसा ही हो सेम, बट उसकी लाइट दूसरी साइड जा रही हो, तो वो हो गए ऑप्टिकल आइसोमर्स।
जहां पर कनेक्टिविटी सेम, सब कुछ सेम, बट उसमें केवल डिफरेंस ये रहेगा कि वो प्लेन पोलराइज लाइट को डिफरेंट, वो ये लेफ्ट कर रहा होगा तो वो राइट कर रहा होगा, यानी कि वो ऑप्टिकल आइसोमर्स हो गए। सिंगल बॉन्ड को देखते देखते हमें ये समझ आया, अगर हम उसकी एसिमेट्री कर दें उसमें, यानी सिमेट्री हटा दें, तो वो कायरल कंपाउंड हो जाता है, यानी कि वो ऑप्टिकल एक्टिव होने लग जाता है, कायरलिटी उसके अंदर आ जाती है, या एसिमेट्री उसके अंदर आ जाती है कायरल सेंटर उस कंपाउंड के अंदर। अब ये कंपाउंड अलग सा बिहेव करने लगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी इस एग्जांपल से हम देखते हैं, ये कम, इसमें एक हाइड्रोजन, एल्डिहाइड, एसिड, अल्कोहल, चारों ग्रुप अलग अलग हैं, तो ये लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट को डेविएट करने लगा, तो इसके अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी आ गई। अब हमने इसी के जैसा एक और कंपाउंड देखा जिसमें ये किया कि हाइड्रोजन को नीचे कर, ऊपर कर दिया और OH को नीचे। कंपाउंड सेम है, कनेक्टिविटी सेम है, बट ओरिएंटेशन डिफरेंट है। ये क्या हुआ, ये तो दोनों एक जैसे कंपाउंड हो गए, ये दोनों एक जैसे कंपाउंड हो गए, दिखते एक जैसे हैं, सब कुछ एक जैसा है, इनका मेल्टिंग पॉइंट सेम है, ये दिखते ऐसे कंपाउंड हो गए कि ये सब कुछ दिखते भी एक जैसे हैं, बिहेव भी एक जैसा करते हैं, और ये जबकि ये है अलग अलग। जैसे ही मैं इनको प्लेन पोलराइज लाइट में डालता हूं तो ये अलग अलग उस लाइट को डेविएट करने लगता है, एक ये लेफ्ट करने लगता है और ये राइट, या ये लेफ्ट ये राइट, यानी दोनों अलग अलग कर रहे हैं, एकदम जुड़वा भाई, ऐसे जुड़वा भाई हैं जो कि हम लोग पहचान ही नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। इनको बोलते हैं एनंशियोमर्स। मिरर इमेज, जिसको सेपरेट करना या आइडेंटिफाई करना आसान नहीं है। नॉर्मल कंडीशन में है तो ये एक जैसे लगते हैं, बिल्कुल एक, इनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ डिफरेंस इनकी एक एक्टिविटी का है कि वो पोलराइज लाइट को एक लेफ्ट करता है दूसरा राइट, बाकी सब कुछ सेम। तो इनको बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। इसको बोलते हैं स्पेसिफिकली इनएंशियोमर्स, जो कि मिरर इमेज होते हैं। इनएंशियोमर्स की प्रॉब्लम होती है, इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं आसानी से, इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ कि हम किस आइसोमर्स को सेपरेट नहीं करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, सेपरेट और आइडेंटिफाई उन्हीं में प्रॉब्लम आएगी जहां पर कंपाउंड्स एक जैसे दिखते हों या जुड़वा भाई हों, उन आदमियों को ही पहचानने में दिक्कत आएगी। तो कोई दो अलग अलग दिखने वाले हों तो उनको तो आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्रॉब्लम कब आएगी आइडेंटिफाई करने में, जब वो एक जैसे दिखते हैं। तो इनएंशियोमर्स ऐसे ट्विन्स कंपाउंड है, एक जैसे दिखते हैं, लेकिन कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जहां पर वो अलग बिहेव करने लगते हैं। सपोज हम किसी के यहाँ गए घर में और हम मिलने तो गए थे एक भाई से, लेकिन उसका दूसरा भाई जो बाहर पढ़ता था वो भी सेम दिख गया, फिर हमें प्रॉब्लम होनी शुरू हुई। कौन राम कौन श्याम ये नहीं पता, कोई भी बात करने, आवाज उनका, स्टाइल सब कुछ सेम, शक्ल सेम, तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई। हम इनको सेपरेट नहीं करते हैं, तो ये अलग अलग और हम सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं। वैसे ही एक पाउडर इसका है दूसरा पाउडर इसका है, ये मिक्स हो गए हैं तो अलग अलग, हमें पता चल रहा है ये अलग है, लेकिन हम इनको सेपरेट नहीं कर पा रहे क्योंकि इनकी सब कुछ कॉलम से जो भी करेंगे हम, एब्जॉर्प्शन पार्टीशन एक जैसा है दोनों का। तो अब हमें क्या होगा कि इनके एक ऐसा कैरेक्टर ढूंढना पड़ेगा जिसमें ये अलग बिहेव करते हो। सपोज एक को कोई डिस्कवरी चैनल पसंद होगा, दूसरे को नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे उस समय डिस्कवरी चैनल लगा देंगे, तो हमें पता चल जाएगा ओके मेरे फ्रेंड को तो डिस्कवरी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उसका मूड खराब हो जाएगा। फिर हम बोले ओके ये तो हर बार मुझे पहचानने के लिए वो डिस्कवरी चैनल लगाना पड़ेगा, ये ओके ऐसा ये यही राम है जो मेरा फ्रेंड है। तो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर उसका है। तो इन दोनों के साथ भी यही होता है कि इनका बिहेवियर पोलराइज लाइट के लिए अलग अलग होता है। अगर ये दो हैं रखे हुए इधर, तो हम लाइट डालते हैं, एक लेफ्ट करता है एक राइट करता है, एक तो ये कैरेक्टर हो गया इनका कि ऑप्टिकल
सब कुछ होने के बावजूद भी ये लाइट को लेफ्ट और राइट डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है। और दूसरा क्या है कि ये बिहेवियर एक जैसा करेंगे हर कंडीशन में, सिवाय कायरल इन्वायरमेंट के। कायरल इन्वायरमेंट के, जहां पर कायरल इन्वायरमेंट होगा ये दोनों अलग बिहेव करेंगे, ये दोनों इनएंशियोमर्स। जैसे पहले हम मार्केट में सिट्राजिन देखते थे, एक ड्रग होती थी सिट्राजिन। सिट्राजिन बाद में पता चला ये तो दो है, 50% वन इनएंशियोमर, 50% दूसरा इनएंशियोमर। इनके मिक्सर को हम रेसमिक मिक्सर भी बोलते हैं। अगर ये दो मिक्स हो गए तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, रेसमिक मिक्सर हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इनको सेपरेट करना, क्योंकि ये दिखते एक जैसे हैं। तो हमें उसका स्पेसिफिक कैरेक्टर देख के करना पड़ेगा। रेसमिक मिक्सर इनको बोलते हैं जहां पर दो इनएंशियोमर होते हैं। बहुत बार क्वेश्चन भी आया हुआ इस पर। रेसमिक मिक्सर क्या होता है? जहां पर दोनों इनएंशियोमर 50% 50% में मिक्स रहते हैं, या उनकी टोटल एक्टिविटी क्या हो जाएगी? 0। इस बार का सीपीएससी एग्जाम 2020 का जो हुआ था अभी, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, और या बाकी दूसरी चीज अलग थी। ठीक है, रेसमिक मिक्सचर पर हम यहाँ पर बात। इस रेसमिक सिट्राजिन जो एक दिखता था, कुछ साल बाद पता चला कि ये तो रेसमिक मिक्सचर है, यानी कि इसके अंदर दो हैं, एक डेक्स्ट्रो है, एक लीवो है। तब देखा गया डेक्स्ट्रो का तो कोई काम नहीं, ये तो केवल नींद लाने के लिए है, यानी कि अब हमें लीवो चाहिए, लेकिन हमारे लिए सेपरेट करना आसान नहीं है उनको। ऐसे जुड़वा भाई हैं वो डी और एल, डेक्स्ट्रो लीवो, क्यों हम आसानी से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, दे आर इनएंशियोमर। इसके लिए आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कायरल कॉलम की जरूरत पड़ेगी, या कायरल इन्वायरमेंट की, या इस टेक्निक को, इनको अलग अलग से हमें डायस्टेरोमर बनाना पड़ेगा, उसको बोलते हैं रिजोल्यूशन टेक्निक, या उनको रिजोल्यूशन करना पड़ेगा। इनका रिजोल्यूशन से हम लोग डी और एल को सेपरेट कर सकते हैं। तब हमने देखा कि लीवोसिट्राजिन इज द वन। तो इसलिए अब केवल लीवोसिट्राजिन फॉर्म में आती है। जब ये रेसमिक मिक्सर था, सब कुछ एक जैसा, हम सेल पर बात कर रहे हैं, हम सेल पर एक्टिविटी कर रहे हैं, ह्यूमन बॉडी के बाहर कर रहे हैं, तो ये एक जैसा बिहेव कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही बॉडी में जा रहा है, ये एक डी अलग जा रहा है और एल अलग जा रहा है। ऐसा क्या है बॉडी के अंदर? बॉडी के अंदर कायरल इन्वायरमेंट होता है, यानी कि रेसमिक मिक्सर दोनों अलग हो गए, बाहर एक जैसा दिख रहे हैं, लेकिन बॉडी में जाते हैं लीवो ने अलग काम करना शुरू कर दिया, डेक्स्ट्रो ने। इसलिए अब हमें बाहर भी इसको करना होगा। बाहर भी हमें एक टेक्निक अपनानी है, तो उसको हम रिजोल्यूशन बोलते हैं। अगर हमें कायरल इंड्यूस करना है तो उसको कायरल इंड्यूस एटमॉस्फेयर बोलते हैं, यानी कि कायरल कॉलम, सिलिका या कोई भी सेपरेशन वाली टेक्निक हम कायरल लगा देंगे, उसमें हम डी और एल को सेपरेट कर देंगे। या तो उस तरह से कर सकते हैं, या तो हम रिजोल्यूशन टेक्निक अपना सकते हैं। तो कई बार आता है व्हाट इज रिजोल्यूशन? रिजोल्यूशन इनएंशियोमर को सेपरेट करना ही रिजोल्यूशन कहलाता है। नॉर्मल कंडीशन में हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, सिलिका, टीएलसी या किसी से भी हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। मैंने बुक में लिखा था, मैंने अपनी बुक में मेंशन किया हुआ है ये, एक सेकेंड। ये है एक टीएलसी, रिएक्शन कंप्लीट। कहाँ पर हुआ है? ये अगर हम देखें कि नॉर्मल इन्वायरमेंट में है, दो कंपाउंड है, रेसमिक मिक्सचर में है कोई एक्टिविटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक 50% लेफ्ट है, 50% राइट है, टोटल 0। ये नॉर्मल कंडीशन में एक आदमी ऐसा दिख रहा है। जैसे ही मैंने कायरल बॉडी में चला गया तो ये हो गया और अलग दिखने लग गए। एक का एच नीचे था, एक का एच, इसलिए इसको हमने इस पोजीशन में दिखाया, क्योंकि हमको पता ही नहीं कौन से कंपाउंड में, दोनों का ये मिक्सचर है, रेसमिक मिक्सचर, जो कि नॉर्मल कंडीशन में ऐसा दिख रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने कायरल में डाला, बॉडी के अंदर गया, ये दो दिखने लग गए। उसी तरह से एक इंसान ऐसा रहता है, लेकिन मिरर में जाता ही वो अपने दो
इमेज देखने लग जाता है। दो ऐसा मिरर जिसमें दो इमेज दिख रहे हैं, अलग अलग दिख रहे हैं, इसका मतलब ये मिक्सचर है, ये मिक्सचर है। ये रेसमिक हो गया और ये कायरल एनवायरनमेंट हो गया। अगर ये अलग हो रहे हैं तो इसको हम रिजोल्यूशन टेक्निक बोलते हैं, क्योंकि हमने यहाँ रिजोल्यूशन दे रखा है। रेसमिक को अलग अलग करना, दैट इज रिजोल्यूशन। ये हम टीएलसी से, क्योंकि हमने टीएलसी एक्सपेरिमेंट किए हुए होते हैं, इसलिए हम नॉर्मल कंडीशन में जिसका एक स्पॉट आ रहा है सिलिका जेल में, जैसे ही मैंने सिलिका कायरल कर दी अब वो दो दिख रहा है, इसका मतलब ये रेसमिक मिक्सचर है, जो कि नॉर्मल ये रेसमिक मिक्सचर का स्पॉट है। इन नॉर्मल कंडीशन में तो एक दिख रहा है, जैसे ही मैंने सिलिका को कायरल कर दिया तो अब ये दो दिखने लगे, यानी कि अब अलग अलग बिहेव करने लगे, एक डेक्स्ट्रो और एक लीवो, या एक आर और एक एस। वो हम डिस्कस करेंगे बाद में, आर और एस क्या है, डेक्स्ट्रो लीवो क्या है, बट ये एनेंटियोमर्स अलग अलग बिहेव करने लग गए। तो ये हुए एनेंटियोमर्स। सिंगल बॉन्ड के पास जब हम अलग अलग फंक्शनल ग्रुप लगाए, या हमने एसिमेट्री कर लगा दी उसके अंदर, तो तब हमें समझ में आया ये एसिमेट्री क्या है, कायरल इंड्यूस कर रही है। और अब अगर सेम कंपाउंड उसकी केवल एक्टिविटी को डिफरेंस कर रहा है तो वो हो गए एनेंटियोमर। दे आर मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, सिमिलर दिखने वाले। यही हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि ये दिखते नहीं। मैक्सिमम ड्रग रेसमिक मिक्सचर होती है, मैक्सिमम, उनको हमको रिजोल्यूशन के टेक्निक, रिजोल्यूशन से अलग करना होता है, या कायरल एनवायरनमेंट इंड्यूस करके अलग करना होता है। रेसमिक ड्रग बाहर एक जैसी होती है, लेकिन जैसे ही बॉडी में अंदर हम उसको टेक इनटेक करते हैं उसका, तो वो अलग अलग बिहेव करने लग जाएगी। एक हो गया, एक डेक्स्ट्रो मान लो और एक लीवो मान लो, उनको अलग करता है, एनेंटियोमर्स कहलाते हैं। दो एनेंटियोमर थे जो कि बाहर हमें एक दिख रहा था, जैसे ही कायरल एनवायरनमेंट आया या बॉडी आई या कायरल सिलिका आई, यहाँ पर दैट इज द स्टोरी ऑफ एनेंटियोमर। ठीक है, जो एनेंटियोमर हमें बताता है इसके बारे में। ठीक है, तो ये कहानी है एनेंटियोमर्स की, जो हम इस तरह से इसको डिफाइन करते हैं। एक सिंगल बॉन्ड को जब कायरलिटी आ गई और कंपाउंड हमारे पास इस तरह से अलग बिहेव करने लगा, दे आर एनेंटियोमर। तो अभी हम एनेंटियोमर पर बात करते हैं कुछ। अगर रवि सर ले रहे होंगे क्लास तो ठीक है, नहीं तो कुछ देर 5-10 मिनट बाद मैं ही स्टार्ट करूंगा। ठीक है, मैं लिंक भेज दूंगा, अभी टाइम शायद फिनिश हो चुका है।